गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम वीडियो में पार्ट 7 प्रारंभ कर रहे हैं। पार्ट 7 का नाम है परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्म। ये पाठ 5 अंक का है, 5 अंक का पाठ है। इस पाठ में से 5 नंबर के प्रश्न आते हैं। देखिए इस पाठ में की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करते हैं पदार्थ के बारे में। पाठ के शुरुआत में सबसे पहले अपन बात करते हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या होता है? देखिए गत कक्षाओं में आपने अध्ययन किया था कि पदार्थ क्या होते हैं, कि पदार्थ वह वस्तु होती है जिसका एक निश्चित स्थान होता है और वह उसमें द्रव्यमान होता है। अर्थात स्थान और द्रव्यमान दोनों चीज़ जिसके अंतर्गत होती हैं वो क्या किस अंतर्गत आता है? पदार्थ के अंतर्गत। अर्थात ऐसी वस्तु जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है तथा उसे रखने पर वह क्या गिरते, स्थान गिरते, उसे अपन क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। आगे बात करते हैं इस पाठ में कि पदार्थ जो होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु होती है। अपन छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते आए हैं कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु होती है। लेकिन इस पाठ में अपन जो पूरा फोकस करेंगे, पूरा जो अध्ययन करेंगे वो परमाणु के बारे में करेंगे। परमाणु क्या है, परमाणु की संरचना क्या है। तो देखिए जो परमाणु था, इस परमाणु के बारे में अनेक दार्शनिकों ने अपने अलग अलग मत दिए थे। अब इस परमाणु के बारे में जो मत थे उनमें 3 प्रमुख मत आपके इस बुक में अंदर दिए गए हैं। सबसे पहले बात आती है महर्षि कणाद के बारे में। महर्षि कणाद, देखिए पहले दार्शनिक थे महर्षि कणाद, जिन्होंने 500 ईसा वर्ष पूर्व परमाणु के बारे में अपना मत प्रस्तुत किया था। इसके बाद आए थे पकुदा काव्याम, पकुदा काव्यायाम, और 2 थे डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। डेमोक्रिटस व ल्यूसिपस, इन तीनों के 3 अलग अलग मत थे। सबसे पहले बात करते हैं महर्षि कणाद के बारे में। तो महर्षि कणाद ने यह कहा था कि यदि पदार्थ को लगातार विभाजित करते जाएं या यदि पदार्थ को लगातार छोटे टुकड़ों में विभाजित करते जाएं तो अंत में उसकी जो अविभाजित अवस्था प्राप्त होती है, उस अविभाजित अवस्था को महर्षि कणाद ने परमाणु नाम दिया था। क्या नाम दिया था? परमाणु। दूसरी बात करते हैं पकुदा काव्याम की। तो पकुदा काव्याम ने कहा था कि इन कणों के संयुक्त करने से ही पदार्थ के भिन्न भिन्न रूप प्राप्त होते हैं। किसने कहा था? पकुदा काव्याम ने, कि इन कणों के संयुक्त करने से ही पदार्थ के भिन्न भिन्न रूप प्राप्त हमारे लिए होते हैं। एक बात आती है डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस की। देखिए जो अविभाजित कण थे उन अविभाजित कणों को डेमोक्रिटस ल्यूसिपस ने एटम्स नाम दिया। क्या नाम दिया? एटम्स नाम दिया। एटम शब्द को एटोमियो शब्द से लिया गया है। किस लिया गया है? एटोमियो शब्द से लिया गया है। ये एटोमियो शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ने बांटे जाने वाला, ने बांटे जाने वाला, अर्थात अविभाज्य या अविभाजित। अतः परमाणु कैसा कण हुआ? अविभाज्य कण हुआ। कैसा कण हुआ? अविभाज्य कण। इन तीनों ने अपने अलग अलग मत दे दिए, लेकिन इन तीनों मतों में कोई ठोस पुख्ता प्रमाण नहीं मिल पाए परमाणु के बारे में। जब ये तीनों के तीनों दार्शनिकों के मत परमाणु के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दे सके तो उसके पश्चात वैज्ञानिकों ने अपने खुद के सिद्धांत प्रस्तुत किए। इसी क्रम में सबसे पहला सिद्धांत आता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पहला परमाणु सिद्धांत है। देखिए सन 1808 में वैज्ञानिक जिनका नाम है जॉन डाल्टन, 1808 वैज्ञानिक हैं जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने 3 नियमों का पालन करते हुए, 3 नियम कौन कौन से थे? पहला था स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा है रासायनिक संयोजन का नियम, रासायनिक संयोजन का नियम। और तीसरा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इन तीनों नियमों का पालन करते हुए स्वयं का परमाणु सिद्धांत दिया। अब स्वयं का जो परमाणु सिद्धांत दिया था उस परमाणु सिद्धांत के मुख्य अभिग्रहित कौन कौन से थे? मुख्य अभिग्रहित पहला था कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है।
प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु। पहला अभिग्रहित था कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इसे अपन क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। दूसरा मत था इसका कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। परमाणु कैसा कण है, अविभाज्य कण है, अर्थात उसे और अधिक छोटे भागों में विभाजित करना संभव नहीं है। तीसरा मत था इसका कि एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं वो परमाणु भार, आकार, रासायनिक गुणधर्मों में क्या होते हैं, समान होते हैं। एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं वो परमाणु रासायनिक गुणों में, परमाणु भार में, आकार में सभी में क्या होते हैं, समान होते हैं। इसके जस्ट अपोजिट अगला था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, परमाणु आकार, द्रव्यमान, रासायनिक गुणधर्म और परमाणु आकार, ये सारे गुणधर्म जो होते हैं इनमें क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अगला था कि रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, मान लिया अपन अभिक्रिया कराते हैं यहाँ पर N2 + 3H2 बनता है 2NH3, या अपन दूसरी रिएक्शन कराएं कि Fe + CuSO4 बनता है FeSO4 + Cu। तो इन अभिक्रियाओं में क्या होता है कि जो परमाणु, जैसे Fe है, इसमें Cu है, इसमें N है, इसमें H है, ये आपस में एक दूसरे के साथ पुनर्व्यवस्थित हो जाते हैं, और जब पुनर्व्यवस्थित होते हैं तो इनके गुणधर्म पूर्ण रूप से बदल जाते हैं। तो अभिग्रहित है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु केवल क्या होते हैं, पुनर्व्यवस्थित होते हैं। ना तो इनका रासायनिक अभिक्रिया में निर्माण होता है, ना अर्थात ना तो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा इनको बना सकते हैं, और ना ही इनको अपन नष्ट कर सकते हैं, ना इनका अपन क्षय कर सकते हैं। ये इसका 5वां अभिग्रहित था। वैसे किताब में शायद 6 दे रखा है। एक आता है कि अलग अलग तत्वों के परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। तत्वों की जो परमाणु, जैसे अपन बात करें जल की, तो देखिए H2 + O2 बनता है 2H2, संतुलित करते हैं, यहाँ पर 2 लगेगा। तो देखिए हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, अर्थात 2:1 में संयोग करते हैं, और 2:1 में संयोग करके जल के अणु का निर्माण करते हैं। तो ये परमाणु जो होते हैं अलग अलग अनुपात में संयोग कर करके एक पदार्थ का या यौगिक का क्या करते हैं, ये निर्माण करते हैं। तो ये तो बात हुई थी किसकी, जॉन डाल्टन की। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दे दिया, लेकिन जॉन डाल्टन ने जिस समय परमाणु सिद्धांत दिया था उस समय परमाणु के अंतर्गत अपरमाणु कणों की खोज नहीं हुई थी। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक अपरमाणु कणों के द्वारा अपरमाणु कणों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो गई थी, और अपरमाणु कणों में जो खोज हुई थी वो हुई थी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो गई तो उसी के आधार पर फिर नए वैज्ञानिक आए थे, जे थॉमसन। थॉमसन। तो जे थॉमसन ने उसी के आधार पर अपना सिद्धांत दिया, जिसे थॉमसन का प्लम पुडिंग सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए जे थॉमसन ने परमाणु के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संरचना को समझाते हुए अपना सिद्धांत दिया। अब इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आधार पर जो सिद्धांत दिया है, इस सिद्धांत को परमाणु की संरचना संबंधी पहला मॉडल कहा जाता है। ध्यान रखें, परमाणु का संरचना संबंधी पहला मॉडल या पहला सिद्धांत। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न इस स्थान से बनता है कि परमाणु की संरचना संबंधी पहला सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो जे थॉमसन ने दिया था। सिद्धांत का नाम थॉमसन का प्लम पुडिंग सिद्धांत या थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। क्या था थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल? थॉमसन ने यह कहा था कि परमाणु 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक ठोस धनावेशित क्या होता है, गोला होता है। क्या कहा था इसने कि परमाणु 10⁻10 त्रिज्या का ठोस धनावेशित गोला होता है, जिसमें समान मात्रा में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं। किसने कहा था? जे थॉमसन ने कहा था। क्या कहा था? थॉमसन के अनुसार परमाणु 10⁻⁻10 कितना आकार है इसका? 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का ठोस धनावेशित गोला होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन समान मात्रा में अर्थात ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन समान मात्रा में वितरित रहते हैं। थॉमसन ने अपने परमाणु सिद्धांत की तुलना प्लम पुडिंग से की, जिसके आधार पर ही इसे प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। अब प्लम पुडिंग से क्योंकि देखिए जिस प्रकार से भारतीय मिठाइयाँ होती हैं, जैसे कि लड्डू है
या फिर अपन बात करें तरबूज की बात करें, अपने यहाँ पर केक होता है, उसी प्रकार से एक मिठाई होती है प्लम पुडिंग, जिसमें जगह जगह स्थान पर क्या लगे होते हैं, सूखे मेवे लगे होते हैं। जगह जगह पर क्या लगे होते हैं, सूखे मेवे लगे होते हैं। उसी प्रकार से परमाणु में भी यत्र तत्र स्थान पर क्या लगे होते हैं, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं। ऋणावेशित कौन लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझें तो देखिए, जैसे बूंदी का लड्डू जो होता है, उस बूंदी के लड्डू में जगह जगह स्थान पर काली मिर्च या फिर खीरे के जो बीज लगे होते हैं, उनको यदि अपन इलेक्ट्रॉन माने तो, और शेष भाग को अपन क्या मान लें, धनावेशित भाग प्रोटॉन माने। तरबूज की जहां तक बात करें तो तरबूज में जो बीज लगे होते हैं उनको अपन इलेक्ट्रॉन की संख्या दें, और लाल गूदेदार भाग को अपन किस संज्ञा दें, धनावेशित भाग की संज्ञा अपन दें, तो भी अपन थॉमसन के प्लम पुडिंग सिद्धांत को समझ सकते हैं। अब यहां पर जो प्लम पुडिंग मॉडल था, प्लम पुडिंग में प्लम तो माना गया है इलेक्ट्रॉन को और पुडिंग माना गया है प्रोटॉन को, अर्थात धनावेशित भाग को, और प्लम था ऋणावेशित भाग। तो ये था अपना जे थॉमसन का परमाणु सिद्धांत। अब जे थॉमसन ने ये बात कह दी थी अंत में कि इसमें जितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उतनी मात्रा में क्या पाया जाता है, प्लस आवेश पाया जाता है। जब प्लस और माइनस आवेश दोनों समान मात्रा में वितरित होते हैं तो ये आपस में एक दूसरे के आवेश को नष्ट कर देते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युत रूप से कैसे होता है, उदासीन होता है। अब जे थॉमसन ने परमाणु के वैद्युतीय रूप से उदासीन होने को तो स्पष्ट कर दिया, लेकिन जो अगला सिद्धांत आया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड का, ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत को स्पष्ट नहीं कर पाया था, इसलिए जे थॉमसन के परमाणु सिद्धांत को अमान्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद अगले वैज्ञानिक आए थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1911 में। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपना स्वयं का परमाणु सिद्धांत दिया। अब देखिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत क्या था। रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत देखिए, सन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड और उसके सहयोगी इन्होंने मिलकर के प्रयोग किया था। उस प्रयोग को स्वर्ण पत्र प्रयोग भी कहा जाता है। स्वर्ण पत्र प्रयोग भी इसको कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 10⁻⁷ मीटर मोटी या 100 नैनोमीटर मोटी एक सोने की पतली पन्नी ली। इस सोने की पतली पन्नी पर ZnS जिंक सल्फाइड की से लेपित एक वृत्ताकार पर्दा रखा। अब बात यह आती है कि इन्होंने ZnS से लेपित एक वृत्ताकार पर्दा का उपयोग यहां पर क्यों किया, तो इन्होंने इसका उपयोग इसलिए किया ताकि जब इस स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों की बौछार कराई जाए तो अल्फा कणों की बौछार कराने के पश्चात इस पर एक प्रतिदीप्ति या स्फुरदीप्ति उत्पन्न हो, जिससे हम अल्फा कणों की दिशा को जान सकें कि अल्फा कण किस दिशा की ओर जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, देखिए मैं चित्र बना रहा हूं। इन्होंने सोने की पतली पन्नी रखी और उस सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार कराई। जब इन्होंने अल्फा कणों की बौछार कराई तो अल्फा कणों की बौछार कराने पर इन्हें 3 प्रेक्षण प्राप्त हुए। 3 प्रेक्षण कौन कौन से प्राप्त हुए थे? देखिए, पहला प्रेक्षण यह था कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से बिना मुड़े सीधे ही निकल जाते हैं। देखिए सीधे निकल रहे हैं, ये हैं आपके अल्फा कण। अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से बिना मुड़े हुए सीधे ही निकल जाते हैं, बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण कुछ डिग्री के कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं, यह दूसरा प्रेक्षण था इनका। कुछ जो अल्फा कण होते हैं वो कुछ डिग्री के कोण को विक्षेपित हो जाते हैं या कुछ अंश के कोण को विक्षेपित हो जाते हैं। एक लास्ट इन्होंने जो प्रेक्षण प्राप्त किया था वो ये था कि सभी 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण ऐसा भी था जो जितने डिग्री के कोण से गया था उतने ही डिग्री के कोण से वापस आ गया। दोबारा देखें, अधिकांश अल्फा कण ऐसे थे जो सोने की पतली पन्नी सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो कुछ अंश के डिग्री के कोण को विक्षेपित हो गए, और सभी 20,000 कणों में से एक कण ऐसा भी था जो जितने डिग्री के कोण से गया था उतने ही डिग्री कोण से वापस उसी दिशा में आ जाता है।
जब इन्होंने तीसरा प्रेक्षण देखा तो तीसरे प्रेक्षण को देख करके इन्होंने इस प्रेक्षण को एक अविस्मरणीय घटना का नाम दिया और इसको देख करके आश्चर्यजनित हो गए। और इन्होंने क्या कहा, इसको इन्होंने कहा कि यह प्रेक्षण सेम उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक 14 इंच मोटी तोप से निकला हुआ गोला किसी कागज से या टिश्यू पेपर से टकरा करके वापस उसी पर प्रहार करे जो तोप को चला रहा है। तो यह घटना सेम उसी प्रकार की है। आगे इन्हीं प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने अपने निष्कर्ष निकाले। पहला निष्कर्ष था कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। देखिए पहला प्रेक्षण था हमारा कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। इसका मतलब क्या है, सीधे कब निकल रहे हैं, जब परमाणु कैसा है, अंदर से खोखला है। तो पहला निष्कर्ष इन्होंने ये दिया कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला होता है, जिसके कारण अधिकांश अल्फा कण परमाणु से होकर के सीधे ही निकल जाते हैं। दूसरा था कि कुछ अल्फा कण कुछ डिग्री के कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि उन पर प्रबल प्रतिकर्षण बल लगा होता है। अतः परमाणु का अधिकांश, देखिए जो नाभिक है, ये नाभिक का प्रतिकर्षण बल लगा होता है। नाभिक का जो प्रतिकर्षण बल होता है, इसी के कारण ये अल्फा कण कुछ डिग्री के कोण को विक्षेपित हो जाते हैं। तो दोबारा सुने, कुछ अल्फा कण विक्षेपित हो जाते हैं क्यों होते हैं, क्योंकि इन पर प्रबल प्रतिकर्षण बल लगा होता है। अतः समस्त आवेश परमाणु के एक छोटे से भाग में केंद्रित होना चाहिए, और छोटे सा भाग कौन सा है, वो नाभिक। अब रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु में धनावेश का आयतन उसके कुल आयतन की तुलना में बहुत ही क्या होता है, कम होता है, क्योंकि धनावेश छोटे से भाग में होता है और कुल आयतन इसका ज्यादा होता है। तो परमाणु का कुल आयतन जो होता है वो धनावेश तुलना में बहुत ही क्या होता है, ज्यादा होता है। या तो अपन ऐसे कहें या फिर ऐसे कह सकते हैं कि परमाणु के अंतर्गत धनावेश उसके कुल आयतन से बहुत ही क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ये सब कुछ निष्कर्ष देने के पश्चात लास्ट में इन प्रेक्षणों और निष्कर्षों के आधार पर फिर रदरफोर्ड ने अपना नाभिकीय परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। अब नाभिकीय परमाणु मॉडल क्या था इसका, देखिए ये हैं आपके इलेक्ट्रॉन और ये हो गया आपका नाभिक। तो देखिए पहला निष्कर्ष यह था कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान उसके मध्य नाभिक में स्थित होता है। पहला निष्कर्ष यह था कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश, क्योंकि प्रोटॉन कहां पर होते हैं, नाभिक के अंतर्गत होते हैं, तो परमाणु का संपूर्ण धनावेश और उसका द्रव्यमान एक छोटे से भाग नाभिक में केंद्रित होता है। ये इनका पहला सिद्धांत था। दोबारा सुने, परमाणु का संपूर्ण धनावेश और कंप्लीट द्रव्यमान कहां पर होता है, एक छोटे से भाग नाभिक में स्थित होता है। ये इनका पहला नियम था। दूसरा क्या था, देखिए दूसरा है कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में नाभिक के चारों क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। दोबारा सुने, परमाणु के नाभिक जो होता है या केंद्र जो होता है उसके चारों ओर अधिकांश भाग क्या होता है, रिक्त होता है, खोखला होता है। और उस खोखले भाग में की जो वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, उन वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए रहते हैं। कौन से भाग में, खोखले भाग में। तीसरा, परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। इसमें जितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उतनी मात्रा में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं। अर्थात जितना आवेश ऋणावेश होता है उतना ही आवेश कौन सा होता है, धनावेश। इसलिए परमाणु विद्युत रूप से कैसे होता है, उदासीन होता है। इस रदरफोर्ड के मॉडल को सौर प्रतिरूप की संज्ञा दी गई थी। प्रश्न बनता है इस स्थान पर कि रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप को सौर प्रतिरूप की संज्ञा क्यों दी गई थी। तो देखिए, रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत को सौर प्रतिरूप की संज्ञा इसलिए दी गई थी क्योंकि जिस प्रकार से सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी नाभिक के चारों कौन चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इसलिए रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप को सौर प्रतिरूप की या सौर मॉडल की संज्ञा दी गई थी। अब
रदरफोर्ड ने अपना परमाणु सिद्धांत दे दिया, लेकिन इसके अंतर्गत कुछ कमियां रह गई। अब रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत में कमी कौन कौन सी थी? पहली बात तो यह थी कि ये इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया था, इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व को नहीं समझा पाया था, इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थायित्व किस प्रकार से होता है। और दूसरी बात आती है कि ये परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संरचना को भी स्पष्ट नहीं कर सका, इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर को नहीं बता सका था, इसलिए रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत को अमान्य घोषित कर दिया गया था। लेकिन एक वैज्ञानिक आए थे, इनका नाम है मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक, उन्होंने एक कमी निकाली थी इसमें। वो कमी क्या थी कि देखिए, रदरफोर्ड ये कह रहा है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है और इस खोखले भाग में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, और जब चक्कर लगाते थे इनसे ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अब मैक्स प्लांक ये कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो निरंतर इनकी ऊर्जा का ह्रास होता है, या निरंतर इनसे ऊर्जा में कमी आती है। अब यदि इसी प्रकार से इनमें कमी आती रहेगी ऊर्जा की, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब इनमें ऊर्जा की बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी, इनकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, और जब इनकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो ये सर्पलाकार गति करते हुए नाभिक पर आकर के गिरेंगे, जिससे नाभिक का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए मैक्स प्लांक ने भी इस रदरफोर्ड के मॉडल में क्या निकाली, एक कमी निकाली कि ये भी क्या एक प्रकार की कमी है। लेकिन जब आगे वैज्ञानिक आए थे नील्स बोर, उन्होंने ये बात स्पष्ट की थी कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाते रहते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई ऊर्जा में यहाँ पर कोई कमी नहीं आती है, लगातार ये चक्कर लगाते रहते हैं। इसके बाद में अगले जो वैज्ञानिक आए थे वो थे नील्स बोर। देखिए, नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत, नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत देखिए, नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत सन 1913 में वैज्ञानिक थे नील्स बोर। इन्होंने हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम और उसकी संरचना को समझाने संबंधी एक मॉडल दिया था। उस मॉडल को बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। अब बोर का परमाणु मॉडल क्या था, कौन कौन से अभिग्रह थे इसके? देखिए, पहला अभिग्रह था इसका कि परमाणु के केंद्र में नाभिक स्थित होता है। परमाणु के केंद्र में नाभिक स्थित होता है। देखिए, परमाणु है, उसके बीच में कौन है? नाभिक। तो परमाणु के केंद्र में नाभिक स्थित होता है, जिसमें धनावेशित कण कौन से होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। पहला अभिग्रह था कि परमाणु के केंद्र में नाभिक स्थित होता है, जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन पाए जाते हैं। सेकंड था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा की वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। क्या कहा था इन्होंने? कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा और त्रिज्या वाली वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जिन्हें हम कोश, ऊर्जा स्तर या फिर कक्षाएं कहते हैं। तीसरा था कि ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर, ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में स्थित होती हैं। ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में विस्तृत होती हैं, जिन्हें हम एन से दर्शाते हैं। किस दर्शाते हैं? एन से दर्शाया जाता है। इनका मान 1, 2, 3, 4 होता है, जिन्हें क्रम से पहली कक्षा को के कक्षा, दूसरी कक्षा को एल कक्षा, तीसरी कक्षा को एम और चौथी कक्षा को एन के द्वारा व्यक्त किया जाता है। पहली कक्षा को के, दूसरी को एल, तीसरी को एम और चौथी को एन कक्षा कहा जाता है। अगला पॉइंट था इसका कि जिस प्रकार से एन का मान बढ़ता है, एन का मान मतलब पहला कितना है? 1, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। जिस प्रकार से एन का मान बढ़ता जाता है, उसी प्रकार से कक्षाएं नाभिक से दूर होती चली जाती हैं तथा ऊर्जा का मान बढ़ता हुआ जाता है।
तो सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी, n बराबर 1 की, अर्थात k कोष की ऊर्जा सबसे कम होगी, फिर l की उससे ज्यादा, m की उससे ज्यादा, n की उससे भी ज्यादा। तो पॉइंट था कि n का मान बढ़ने के साथ साथ कक्षाएं नाभिक से दूर होती हुई चली जाती हैं तथा ऊर्जा का मान भी बढ़ता हुआ जाता है। सबसे कम ऊर्जा जो होती है वो किसकी होती है, n बराबर 1 अर्थात k कोष की सबसे कम ऊर्जा होती है। अगला पॉइंट था कि इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग को व्यक्त करते हैं mvr से, m जहां पर द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का, v इलेक्ट्रॉन का वेग, r कक्षा की त्रिज्या, mvr h/2π के पूर्ण गुणज होता है। दोबारा सुने, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr h/2π या इसका पूर्ण गुणज होता है, जहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इलेक्ट्रॉन का वेग, r कक्षा की त्रिज्या, h प्लांक स्थिरांक, पाई का मान आप जानते हैं 22/7 या 3.14 होता है। अगला पॉइंट, बोर के अनुसार जब एक निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगा देते हैं, बोर के अनुसार जब एक निश्चित कक्षा में नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं तो इनकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए आसानी से नाभिक के चारों चक्कर लगाते हुए रहते हैं। जबकि रदरफोर्ड में जो मैक्स प्लांक ने कमी निकाली थी वो ये थी कि जब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं तो ऊर्जा का ह्रास होता है और अंत में सर्पलाकार गति करते हुए ये नाभिक के ऊपर आकर के गिर जाते हैं, जब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इसे मना कर दिया स्पष्ट। लास्ट पॉइंट देखें इसका कि इलेक्ट्रॉन जब परमाणु के बाहर से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, देखें आप, इलेक्ट्रॉन जब परमाणु के बाहर से ऊर्जा ग्रहण करते हैं तो ऊर्जा ग्रहण कर करके, देखिए जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है, जब ये बाहर से ऊर्जा ग्रहण करेगा इस तरीके से, जब इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर से ऊर्जा ग्रहण करते हैं तो ऊर्जा का ग्रहण कर करके ये उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजित होकर के उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। भाई अब देखिए ये k कक्षा है, ये l और ये m है, इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में है, l कक्षा में, लेकिन जब बाहर से ऊर्जा ग्रहण करेगा तो ग्रहण कर करके ये यहां से और कहां चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। इसके विपरीत जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करने पर इसमें ऊर्जा की कमी आ जाती है और ऊर्जा की कमी आने पर यह उच्च ऊर्जा स्तर से कहा जाता है, निम्न ऊर्जा स्तर में चला जाता है। और जब इस तरीके से उच्च से निम्न में आते हैं या निम्न से उच्च में जाते हैं तो यहाँ पर रैखिक स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, रैखिक स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। ये थे नील्स बोर के 7 अभिग्रहित, 7 अभिग्रहित दे दिए नील्स बोर ने, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें कुछ कमियां रह गई। कमियां कौन कौन सी थी, देखिए पहली कमी थी कि इससे अधिक इलेक्ट्रॉन वाले प्रतिरूप को नहीं समझाया जा सकता है, क्योंकि k कोष में 8 आते हैं, k कोष में 2, l में 8, m में 18 और n में 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उस प्रतिरूप को कैसे समझाया जाएगा, इस चीज को स्पष्ट नहीं कर पाए थे। एक, जब उच्च भेदन क्षमता वाले उपकरणों से देखते हैं तो उच्च भेदन क्षमता वाले उपकरणों से देखने पर प्राप्त होता है कि ये जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, ये स्पेक्ट्रम एक से अधिक लाइनों में विभक्त नजर आता है हमें, जिस चीज को भी नील्स बोर स्पष्ट नहीं कर पाए थे। और एक था कि ये परमाणु के द्वारा जब रासायनिक बंध बनते हैं और रासायनिक बंधों के द्वारा जब पदार्थ का निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया को भी स्पष्ट नहीं कर सके थे, इसलिए नील्स बोर के सिद्धांत को यहां पर नील्स बोर सिद्धांत में ये 3 कमियां रह गई थी। अब ये सारे सिद्धांत यहां पर आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद जो बात आती है वो आती है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जिसके बारे में हम कल अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।